तेरा मेरा प्यार चैप्टर 51। बलदेव मित्तल कुछ हालचाल करता उससे पहले ही पुलिस की टीम ने आकर बलदेव मित्तल को उठाया। बलदेव बस गुस्से से ईशा और अधीर की तरफ देख रहा था, मानो कह रहा हो देख लूंगा तुम दोनों को। मगर अफसोस वो घूरने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। पुलिस की टीम घसीटते हुए बलदेव मित्तल को ले गई। अधीर ने उसे चारों खाने चित कर दिया था, क्योंकि बलदेव मित्तल का गलत कामों में जितने भी लोगों ने साथ दिया था उन सभी को अधीर ने अरेस्ट करवा दिया था। बलदेव मित्तल का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस बात से खुद बलदेव मित्तल अनजान था। ईशा के सबूत, सीक्रेट फाइल सब अधीर ने पहले ही पुलिस में जमा करवा दिए थे। बलदेव मित्तल को ले जाने के बाद ईशा अधीर के गले लगी और रोने लगी। बहुत दिनों बाद वो खुद के घर में आई थी, उसका अपना घर जो उसके अपनों ने ही छीन लिया था प्रॉपर्टी के लालच में। अपने ही भाई को मरवा दिया था उसी के चाचा ने, वरना कितना खुशहाल परिवार था उसका। यही सोचकर ईशा इमोशनल हो गई। पर अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ खड़ा था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसका साथी अधीर प्रताप सूर्यवंशी। उसके होते हुए ईशा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ईशा ने एक नज़र पूरे घर में देखा तो वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसकी आंखों के सामने बहुत पुरानी यादें किसी मूवी की तरह चलने लगी। ईशा को एक के बाद एक सारी यादें याद आने लगी। वो अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मीठी नोकझोंक, एक दूसरे को मारना, अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाना, सब ऐसे आंखों के सामने से घूम रहा था जैसे कल की ही बातें हो। ईशा रो पड़ी अधीर को गले लगाकर। अधीर ने उसे चुप कराया। बड़े दिनों बाद आज अधीर और ईशा सुकून की नींद सोए थे। उनका मकसद जो पूरा हुआ था। अधीर ईशा को दुनिया के सामने लाने वाला था। लोग तो यही मानते थे कि ईशा इस दुनिया में नहीं है। बलदेव मित्तल के जेल जाने के बाद मीडिया में ऑलरेडी खुसुर फुसुर होना शुरू हो गया था, बट रियलिटी में क्या हो रहा था वह किसी को पता नहीं था। आज फाइनली अधीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताने वाला था मित्तल ग्रुप एंड कंपनी का असली वारिस कौन है, कैसे ईशा की फैमिली को मारने की कोशिश की गई, कैसे उसके मर्डर को एक्सीडेंट में साजिश रची गई, कैसे उनकी सारी कंपनियों पर अपना हक जमाया गया। ये सारी बातें अधीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने क्लियर की। अधीर और ईशा की फैमिली के फोटो के सामने खड़े थे। ईशा की आंखों में आंसू थे और अधीर कुछ अनकहे जज्बात, जो कह रहे थे कि आखिर उसने अपना बदला पूरा किया, अपना हक वापस लिया और अपनी फैमिली की कातिलों को सज़ा भी दिलवाई। वो दिल से ग्रेटफुल थी अधीर की तरफ। अधीर के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसकी ज़िंदगी जीने का बस एक ही मतलब था, अधीर। बट अधीर ईशा के इन सारे जज्बातों से कोसों दूर और अनजान था। अधीर तो अपने मन में कुछ और ही ख्याली पुलाव पका रहा था। अधीर बहुत ही रिग्रेट में था कि उसने ईशा के साथ ऐसी हरकतें की। वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है, ऐसा वो मान रहा था। वो खुद को बहुत दोषी मान रहा था और अपनी इस हरकत का पछतावा करने की सोच रहा था। इसलिए वो कई दिनों से ईशा से कटा कटा रह रहा था। ईशा ने भी ये बात महसूस की थी, पर उसे इन दिनों ये लगा कि शायद अभी बिजी होगा सारे काम उसी पर जो है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज ईशा खुश थी और अधीर का वेट कर रही थी कि वो अब फाइनली ईशा से मन भर के बातें करेगा। पहले की तरह ईशा की गोद में सर रख कर सोएगा। ईशा से ढेर सारी बातें करेगा। इन दोनों का पर्सनल टाइम वो दोनों फिर से स्पेंड कर सकेंगे। सच में जैसे बरसों बीत गए दोनों को एक साथ वक्त बिताए ऐसा लग रहा था। दोनों का दिन एक साथ खत्म हुआ। ईशा ने प्लेट उठाकर किचन में रखने गई। ईशा के मन में सोचा शायद आज ये मुझे उठाने आएंगे। चलो ना, कितनी देर हो गई है, क्या यही किचन में खड़े रहकर बुढ़ापे तक का इंतज़ार करवाना है। मैं तो सोच रहा था कि मैडम जी अभी हाथ में लकड़ी लेकर आएंगे। सहारा लेकर इतनी भी देर कोई करता है क्या। मैं कब से तुम्हारा बेडरूम में इंतज़ार कर रहा हूँ। ईशा फ्लैशबैक में चली गई थी। उसे कुछ यादें याद आने लगी, इसलिए वो जानबूझकर किचन में गई। किचन का सारा काम देर रात तक करने लगी। वो सोच रही थी कि अधीर उसे लेने आएगा और उठाकर ले जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 11 से 12 हो गए, लगभग 1 भी बज गया, फिर भी अधीर नहीं आया। ईशा नाराज़ होकर अपने कमरे में गई। देखा अधीर पहले से ही सो गया था। ईशा का चेहरा ऐसे मुरझा गया मानो तेज़ धूप में किसी खिले हुए फूल को जलाकर उसकी सुंदरता का रस निचोड़ लिया हो। ईशा नाराज़ तो थी, बहुत दुखी थी। था ही कौन उसका ज़िंदगी में। अब बस अधीर से ही उसकी दुनिया शुरू होती थी और उसी पर ख़त्म।
अब उसने अपनी कंपनी में जाना भी स्टार्ट नहीं किया था जो खुद काम में मन लगा सके। क्या ही करती बेचारी, समझ नहीं पा रही थी अधीर के दिमाग में चल क्या रहा है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो ऐसा लगता है, तभी ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेकर आती है, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। ईशा सोते वक्त खुद से ही ये लाइन बोली और सोचते सोचते उसकी कब आँख लग गई उसे भी पता नहीं चला। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या यह अधीर का बिहेवियर सही है? क्या चल रहा है अधीर के दिमाग में? क्या करने वाला है वो आखिर?